गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में कुछ स्पेशल जानने की कोशिश करी थी। क्या जाना था ऐसा? सोचो सोचो। हमने 15 चैप्टर के बारे में पढ़ा था। जो आपका चैप्टर है वो जल के बारे में है। जो जल होता है एक बहुमूल्य पदार्थ होता है। इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करी थी। लाइक ऐसा कि हमने जाना था कि बहुमूल्य क्या होता है, जल क्या होता है, संसाधन क्या होता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को याद होगा 22 मार्च को आपका पूरे विश्व में जल दिवस मनाया जाता है। आइए आज हम बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में, जो है आपका एल ओवर जल। एल ओवर जल का क्या मतलब होता है, आइए इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें बताने वाले हैं। और जो आपके एग्जाम में भी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी इससे रिलेट क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और जो पढ़ना है काफी अच्छे से पढ़ना है। सो लेट गेट स्टार्ट। आपको पता है कि एल ओवर जल क्या होता है? एल ओवर जल का मतलब होता है कि आपका जो एल ओवर जल जो होता है वो आपका वह जल होता है जिसमें ताजा जल हम उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसे ताजा जल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से। जो मनुष्य के लिए काफी उपयोगी होता है। ताजा जल मतलब मनुष्य के लिए काफी उपयोगी होता है। हम क्या बोलते हैं, किसी को दवाई खाना होता है कि ताजे पानी से दवाई खा लीजिए, काफी बेटर रहेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ताजा जल जो होता है वो व्यक्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी उपयोगी होता है। लवण जल में जो लवण की मात्रा होती है ना वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। लवण जल, उसमें जल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। एंड अब आपका आता है कि वह कौन से पानी है जिसमें जो मात्रा होती है वो घटती जाती है, जिसकी मात्रा घटती ही जाती है। आइए इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पानी, पहले इतना सारा पानी, एंड क्या हुआ कि उसकी मात्रा घटती ही चली गई। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसे समझने की कोशिश करें। पानी धीरे धीरे खर्च होता जा रहा है। अगर हम पानी को ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो आने वाले टाइम में पानी को हम तरस जाएंगे। अगर हमने पानी को ऐसे ही हमने वेस्ट करते गए तो जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा कमी उन्हें महसूस होगी। आज की जनरेशन में भी पानी की कमी है, गाँव में पानी की कमी है, बड़े बड़े शहरों में, सिटीज़ में भी पानी की कमियाँ हो रही हैं। आपने मोस्टली देखा होगा जनरली भी कि दिल्ली है, नोएडा की साइड आप देखेंगे तो पानी के लिए लोग बोतल वगैरह परचेस करते हैं और उन्हें टंकी का पानी पीना पड़ता है मजबूरी में आके। तो कहीं ना कहीं पानी की कमियां हो रही हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम पानी को वेस्ट बहुत कर रहे हैं। ठीक है, टाउन्स वगैरह हैं, गांव वगैरह में भी हम लोग पानी को ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से इसको। जिस पानी को हम यूज़ करते हैं वो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे भौम जल बोलते हैं। कौन सा जल बोलते हैं? हम उसे भौम जल बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। एंड अब हम यहाँ पे समझते हैं कुछ जल की अवस्थाओं के बारे में। आखिर ये क्या होता है? तो आपको पता है तो क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे हमारे 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से इसको जानते भी होंगे और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ठोस, द्रव और गैस। आखिर ये होते क्या है? ठोस मतलब बर्फ के रूप में, द्रव मतलब जितने भी जल के स्रोत हैं वो द्रव होते हैं, और आपका जो गैस होता है, गैस मतलब हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प। ओके, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता भी होगा, कुछ जो स्टूडेंट है वो साइंस के ही स्टूडेंट होंगे। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं 3 अवस्थाओं में जो जल के किन किन रूपों में हमें वो प्राप्त होता है। इसके बारे में हम यहाँ पे इसे अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करें। आइए हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पे इसे जानने की काफ़ी अच्छे से कोशिश करेंगे। एक्चुअली थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, आई एम सो सॉरी। तो पहले हम जान लेते हैं ठोस के बारे में। हिम के रूप में जो पृथ्वी के ध्रुवों पर, मतलब बर्फ से ढके हुए जो पर्वत होते हैं ना, और उसमें हिम नदों में ग्लेशियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लेशियर पाया जाता है। आप सभी लोग यहाँ पे भी इसको पढ़ पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से।
तो द्रव अवस्था में क्या होता है, जो जैसे कि आपका जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, मतलब ठोस के रूप में यहाँ पर क्या होता है, जल उपस्थित होता है। अब है आपका द्रव के रूप में। अब द्रव के रूप में क्या होता है कि आपका जो जल सागर के जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, जल सागर के जितने भी स्रोत हैं आपका, जैसे कि भूतल के नीचे पाए जाने वाले जो जल होते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, द्रव जल के ही वो स्रोत होते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। देन आपका आता है गैसीय। अब गैसीय में किस रूप में होता है, लाइक ऐसा कि अवस्था में पाए जाने वाला जो जल है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होता है, ठीक है, किसके रूप में, जल वाष्प के रूप में। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। आई होप तीनों अवस्थाओं के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं ना तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली होती हूँ तो आप उसको मिसिंग कर देते हैं। और मिसिंग होने का रीज़न यही रहता है कि आप उसको अच्छे से देखते नहीं हैं, ठीक है, आप बोर होकर उसको देखते हैं। इंटरेस्टिंग लेके आप वीडियो को देखें और आप इसे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आप इसे काफ़ी अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, अब हम यहाँ पे जान लेंगे जल चक्र के बारे में। आखिर जो जल चक्र होता है वो क्या होता है, आइए उसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो होता क्या है गाइस कि जो जल चक्र है प्रकृति में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि हमारे इस जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर जल का जो परिमाण है वो निश्चित बना रहता है, ठीक है। जल चक्र के लिए आपको उसके स्रोतों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, उसके स्रोतों की आवश्यकता होती है जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती तो हैं और जो जल होता है वो गर्म होके जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, मतलब उड़ता रहता है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि ऊपर जाने के बाद जो जल वाष्प होता है वो संघनन होती रहती है, ठीक है। इससे जो बूंदों के रूप में एक साथ वो मिलती रहती है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और जब उनका परिमाण बढ़ जाता है, मतलब तब उसका लेवल बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, तो फिर हवा में वो झूलकर नहीं रह सकती है। अब वे पृथ्वी की तरफ एक तरीके से गिर पड़ती है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता है कि इसमें होता क्या है, तब वो गिरने लगती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं वर्षा। क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं कि वर्षा होने लगी है या फिर वर्षा होने वाली है। इस तरीके से हम वर्डों का यूज़ करते हैं। अब आपका ये आया संघनन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, लाइक ऐसा कि ये संघनन का काम कैसे करती है कि एक ऐसे क्षेत्रों में ये संघनन होता है जैसे कि बर्फ़ वाले क्षेत्रों में हो गया, ठीक है। तो हम उसको, जहाँ पे बर्फ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं तो उसमें हिम वर्षा होती है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। अब आता है आपका कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है जल चक्र में वो कितनी अहम भूमिका निभाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो होता क्या है गाइस कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप अगर आप देखेंगे कि किसी भी जल स्तर पर पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो जल को क्या कर देती हैं, वो जल को गर्म कर देती हैं। क्या कर देती हैं, वो जल को गर्म कर देती हैं और वाष्प तैयार करती हैं। अब क्या होता है कि जल वाष्प हवा में हल्की होती है और हवा में हल्की होने के कारण कि हवा से उड़ती रहती है वो, ठीक है, और धीरे धीरे संघनित होती रहती है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। देखिए मुझे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर लगा, ये पढ़ाने में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और आप लोग भी इंटरेस्ट लेके ही पढ़ें तो आपको काफ़ी इजी चैप्टर ये लगेगा और काफ़ी अच्छे से आप इसको पढ़ें। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो है, आपको पूरा देखना है। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर।